दोस्तों, आज की भगदड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देते हैं और अनजाने में अपने बड़ों के योगदान को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनके अनुभव की छाया, उनके आशीर्वाद की गर्माहट और उनके दिए हुए संस्कार ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए जब भी हम सफलता मिले तो एक पल ठहर कर धन्यवाद कहना यही असली बड़प्पन होता है। आज हम ऐसी एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें रिश्तों की असली कीमत और कृतज्ञता का महत्व समझाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब इस भावनात्मक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब किसान और उसकी बीमार पत्नी ने अपने इकलौते जानवर को बेचकर अपने बेटे के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए नया सूट खरीदा। जब बेटा इंटरव्यू देने गया तो वहाँ मौजूद अमीर लड़कों ने उसके देहाती अंदाज का मजाक उड़ाया। जब वह इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचा तो कंपनी के मालिक ने उसकी डिग्री देखने के बजाय उसके कोट पर लगा हुआ एक पुराना टैग देखा। वह टैग देखते ही मालिक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और लड़के को सलाम किया। क्योंकि मेरा नाम विनय है और हम बहुत गरीब थे। हम गांव में रहते थे जहां मेरे बाबा किसी और की ज़मीन पर काम करते थे। हमारे घर की हालत इतनी ख़राब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हमारा घर छोटा सा था, दीवारें टूटी फूटी थी। गर्मी में अंदर रहना मुश्किल हो जाता था और सर्दियों में ठंड सीधे हड्डियों तक लगती थी। बाबा पूरे दिन धूप में मेहनत करते और शाम को बहुत थके हुए घर लौटते थे। उनके हाथों की मेहनत और चेहरे की थकान साफ बता देती थी कि वो हमारे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। हमारे घर में मांस सिर्फ किसी खास मौके पर ही बनता था। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई थी। जहाँ कुछ लोग 1000-1200 रुपये का मांस खाते हैं, वही हमारे घर में 50 रुपये की दाल को भी 2 बार पकाकर चलाना पड़ता था और कभी कभी उसमें ज़्यादा पानी डालकर उसे बढ़ाना पड़ता था ताकि सब लोग खा सके। अम्मी चुपचाप सब कुछ सहती थी और हमेशा कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हालत में दिन गुजर रहे थे और मैं रोज़ ये सब देखता था। मुझे समझ आ गया था कि इन मुश्किलों से निकलने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। स्कूल जाना आसान नहीं था, फिर भी मैं रोज़ जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। मेरी किताबें भले ही पुरानी थी, लेकिन मेरे सपने बिल्कुल नए थे और मैं उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। वो मेरी कज़न थी। उसका घर हमसे काफ़ी अच्छा था, उसके कपड़े भी अच्छे होते थे और उसकी ज़िंदगी हमसे बेहतर थी। मैंने उससे खुद ही कहा कि वो मुझसे बात न करे और मुझसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये बात कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं उसकी नाराज़गी बिल्कुल सह नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया और एक कुर्बानी दी। वो मुझसे नाराज़ हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मेरी बात समझ आ गई। जब भी कभी हमारी बात होती तो वो अच्छे से बात करती और कहती कि उसे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब बनूंगा। मैं उसकी बातें सुनता था, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास हमेशा रहता था कि सपने देखना आसान होता है, पर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पढ़ाई करता था और साथ ही बाबा के साथ गेहूं की कटाई पर भी जाता था। हमारे गांव के एक बड़े आदमी ने बहुत सारी ज़मीन का ठेका लिया हुआ था। हम रोज़ सुबह अंधेरे में ही घर से निकल जाते थे। हाथ में दरांती होती थी और दिल में एक अजीब सा बोझ रहता था। खेत में पहुंचते ही सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता था और फिर पूरा दिन
झुककर गेहूं काटते रहते थे। पसीना लगातार बहता रहता था। कपड़े मिट्टी और भूसे से भर जाते थे, लेकिन फिर भी रुकने की हिम्मत नहीं होती थी। जो लोग कटाई पर काम करते थे उन्हें दिहाड़ी मिलती थी और उसी पैसे से हमारा घर का खर्चा चलता था। इसलिए मैं भी बाबा के साथ ये मेहनत करता था। बाबा मुझे बार बार समझाते थे कि इतना ज़्यादा काम मत करो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। जब भी वो थक कर बैठ जाते थे तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगता था ताकि उनका काम भी पूरा हो जाए। मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन हफ्ते के ज़्यादातर दिन खेतों में ही गुजरते थे। शाम को जब घर लौटता था तो लगता था जैसा पूरा शरीर टूट गया हो। फिर भी मैं किताब लेकर बैठ जाता था। आंखें भारी हो जाती थी, नींद आने लगती थी, लेकिन मैं खुद को पढ़ने के लिए मजबूर करता था। कभी कभी तो शब्द भी साफ नहीं दिखते थे, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। गांव के बाकी लोग भी हमारे साथ काम करते थे और सबकी हालत लगभग एक जैसी ही थी। कोई अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था तो कोई अपने घर को संभालने के लिए। ये सब देखकर मेरे दिल में बस एक ही बात आती थी कि अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही रह जाएगी। इसलिए मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा और हर मुश्किल के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन मैं गेहूं की कटाई कर रहा था, तभी मुझे ज़मीन पर 500 का नोट मिला। धूप बहुत तेज़ थी और ज़मीन भी बहुत गर्म थी। हम सब झुककर काम कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र उस नोट पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठा लिया और आसपास खड़े लोगों से पूछा, ये किसका है? लेकिन किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया। देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी देर से वहीं पड़ा था, लेकिन ऊपर कुछ ढका होने की वजह से भीगने से बच गया था। बाबा ने जब उसे देखा तो बोले कि ये भगवान की ज़मीन से मिला है, अब ये हमारा है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में खुशी हो गई। मैंने उनसे कहा, हम कई दिनों से थक गए हैं, क्यों ना आज कुछ अच्छा खा ले। मैंने कहा कि हम बाज़ार चलकर समोसे, जलेबी और पकोड़े ले आते हैं और घर जाकर अम्मी से कहेंगे कि वो अच्छी सी चाय बना दे, ताकि आज एक दिन तो हम अच्छा खा सके। बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, चलो। फिर हम दोनों खेत से निकलकर मिट्टी से भरे कपड़ों में धीरे धीरे गांव से बाहर उस अड्डे की तरफ चल पड़े जहां से शहर की रौनक शुरू होती थी। जब हम अड्डे पर पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ और हलचल थी। तेल में तलते पकौड़ों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और ताज़ी जलेबियों की मिठास दूर तक आ रही थी। लोग आ जा रहे थे, कोई खरीद रहा था, कोई खा रहा था और हम दोनों एक तरफ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। बाबा ने दुकानदार से कहा कि थोड़ा सा सामान दे दो, हमारे लिए समोसे और जलेबी लेने लगे। तभी उनकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था। उसके कपड़े गंदे थे, आंखों में चाहत साफ दिख रही थी और वह बस उन चीज़ों को देख रहा था, लेकिन खरीद नहीं पा रहा था। बाबा ने अपने लिए थोड़ा सा सामान लिया और बचे हुए पैसों से उस बच्चे के लिए भी खाना लेकर उसके हाथ में दे दिया। बच्चा यह देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह चुपचाप खाना लेकर एक तरफ चल गया। मैंने बाबा से कहा कि वो तो मांगकर भी खा सकता था, हमें तो मेहनत करके मिलता है, आपने उसे क्यों दिया? बाबा ने मेरी तरफ देखा और प्यार से कहा, बेटा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, भगवान हमारी भी मदद करता है। हमें भी पहले कुछ नहीं था, चलो एक एक समोसा और एक एक जलेबी ही सही, आज हम खा लेंगे। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक उलझन रह गई। मुझे बाबा की यह बात समझ नहीं आई। वे ज़रूरत से ज़्यादा नरम दिल थे और मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगता था। भगवान जब किसी को पैसा देता है और इंसान दिल का साफ होता है तो अच्छा लगता है,
लेकिन जब अपने पास कुछ नहीं होता और बार बार दूसरों की मदद करना, तो मुझे यह बात बेवकूफ़ी लगती थी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात मेरे दिल में बैठ गई कि मेरे बाबा शायद दुनिया के हिसाब से नहीं सोचते। गांव में उनके ऐसे बहुत से किस्से मशहूर थे, क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करते थे और कभी अपने बारे में नहीं सोचते थे। कई बार उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई थी। कई बार तो उन्होंने अपना खून तक दे दिया था, जिससे उनके शरीर में कमजोरी साफ दिखती थी, लेकिन फिर भी वह किसी को मना नहीं करते थे। यही बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। फिर भी मुझे भरोसा था कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो एक दिन अमीर बन सकता हूँ। मैं अक्सर रात को यही सोचता था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने बाबा और अम्मी को वो सौंप दूंगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके लिए अच्छा खाना लाऊंगा और उन्हें आराम की ज़िंदगी दूंगा। यही सोच मुझे अंदर से ताकत देती थी और हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मुझे अच्छे नंबर मिले और मेरी 2 साल की पढ़ाई भी फ्री हो गई। जब मेरे हाथ में डिग्री आई तो मुझे लगा जैसे मैंने एक बड़ी मंजिल पा ली है। लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी और यही सबसे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था। तभी एक दिन मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो मेरे लिए किसी सपने जैसा था। मैंने सुना था कि एक नौकरी के लिए हज़ारों लोग आवेदन करते हैं। इस बार करीब 50,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से सिर्फ 150 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनमें से भी सिर्फ एक को नौकरी मिलने वाली थी। यह सुनकर मुझे डर भी लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी कि मेरा नाम उन लोगों में कैसे आ गया। मुझे लग रहा था कि यह सफल होने के मौके बहुत कम है, लेकिन जब मैं इतने लोगों में चुना गया तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत भी आई। मैंने तय किया कि मैं इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊंगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोचा, एक नई परेशानी सामने आ गई कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं जानता था कि इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि वहाँ लोग आपकी शक्ल, आपका व्यवहार और आपके कपड़े भी देखते हैं। जब मैंने अपनी अलमारी देखी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पहनकर मैं इंटरव्यू में जा सकूं। यह सोचकर मेरा मन टूट गया और मैं बहुत परेशान हो गया। बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मुझे इंटरव्यू देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं घर पर ही रह जाऊं। उन दिनों माँ भी बीमार रहने लगी थी और घर के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके थे। माँ 100 रुपये की दाल को 2 बार नहीं बल्कि 3 बार पकाती थी और उसमें इतना पानी डाल देती थी कि वह दाल कम और नमक मिर्च वाला पानी ज़्यादा लगती थी, जिसे हम रोटी के साथ खा लेते थे। घर में हमेशा सन्नाटा रहता था और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखती थी। जब भी मैं माँ को इस हालत में देखता, मेरा दिल अंदर से टूट जाता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। ऐसे ही एक दिन मैंने बाबा से कहा कि मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। यह सुनकर बाबा कुछ देर चुप रहे और फिर बिना कुछ कहे बाहर चले गए। शाम को जब वह लौटे तो उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने हमारे घर का इकलौता जानवर, एक बकरी जिसे हम प्यार से बानो कहते थे, उसे बेच दिया था। वह बकरी हमारे परिवार का हिस्सा थी। उसके बिना आंगन सूना लग रहा था, लेकिन बाबा ने मेरे लिए उसे कुर्बान कर दिया। बाबा मेरे लिए पैंट और शर्ट लेकर आए। जब मैंने उन्हें पहनकर देखा तो वह मुझे किसी खजाने से कम नहीं लगे। लेकिन तभी एक और परेशानी आ गई। इंटरव्यू के लिए कोट भी ज़रूरी था
और हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि बकरी खरीदने वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए थे और कहा था कि बाकी पैसे बाद में देगा। हम सब बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इंटरव्यू की तारीख पास आ रही थी और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। तभी बाबा ने अपने पुराने बॉक्स में से एक कोट निकाला जो काफ़ी पुराना था, लेकिन उसका रंग और डिज़ाइन अभी भी ठीक था। बाबा ने कहा, इसे पहन लो, काम चल जाएगा। अम्मी ने उस कोट को धोकर और अच्छी तरह इस्त्री करके थोड़ा ठीक बना दिया। जब मैंने उसे पहनकर आईने में खुद को देखा तो दिल में अजीब सा एहसास हुआ। मैंने खुद से कहा कि ठीक है, मैं सच बता दूंगा कि मैं गरीब हूँ। मैं तैयार होकर घर से निकल गया। मेरे माँ बाप इन बातों को ज़्यादा नहीं समझते थे। उन्हें तो बस यही लगता था कि मैं जाऊंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं उन्हें कैसे समझाता कि अभी तो सिर्फ इंटरव्यू है और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। वह बहुत सीधे साधे लोग थे और उनके दिल में मेरे लिए बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए मुझे ज़रूर चुन लिया जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं हैरान रह गया। जगह शहर में थी, लेकिन ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ साफ सुथरे कपड़े पहने लोग खड़े थे, जिनके चेहरे से ही उनकी अमीरी दिख रही थी। उनके जूते चमक रहे थे, घड़ियाँ महंगी थी और उनके अंदाज में पूरा आत्मविश्वास था। जब मैंने खुद को देखा तो अपने कपड़े और अपना रूप बहुत साधारण लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये जगह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और गरीबों के लिए यहाँ कोई मौका ही नहीं है। मैं भी जाकर एक तरफ बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मेरे आसपास लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई अपने अनुभव के बारे में बता रहा था तो कोई अपनी पढ़ाई के बारे में। मैं चुपचाप सब सुन रहा था और अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे और दिल में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सच में इस जगह के लायक हूँ या नहीं। वहाँ बैठे लोगों की बातें सुनकर मैं अंदाज़ा लगाने लगा। किसी ने कहा कि कंपनी का मालिक खुद इंटरव्यू ले रहा है और वही बीच में बैठा हुआ है। लोग धीरे धीरे बता रहे थे कि वह मालिक बहुत सख्त स्वभाव का है। वह किसी को भी आसानी से नहीं चुनता। उसकी बातें सीधे दिल पर लगती है और वह किसी की मजबूरी या बहाने नहीं सुनता। जितने भी लोग अंदर जा रहे थे वो उदास होकर बाहर आ रहे थे। कोई अपना चेहरा छिपा रहा था तो कोई सिर झुकाकर जल्दी जल्दी निकल रहा था। सबके चेहरों पर साफ मायूसी दिखाई दे रही थी। मैंने यह भी सुना कि यह इंटरव्यू आम इंटरव्यू जैसा नहीं है। आमतौर पर तो बाद में ईमेल से पता चलता है कि आप पास हुए या नहीं, लेकिन यह सब कुछ सामने ही हो रहा था। लोग कह रहे थे कि कंपनी का मालिक खुद सामने बैठकर सवाल पूछ रहा है और अगर जवाब पसंद नहीं आता तो तुरंत मना कर देता है। ये सब सुनकर मेरा हौसला धीरे धीरे टूटने लगा। मुझे लगने लगा था कि मेरा यहाँ कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतने काबिल और अच्छे कपड़े पहने लोग भी इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे। एक पल के लिए मन में आया कि यहाँ से चला जाऊँ और अपनी इज्जत बचा लूँ, लेकिन तभी मुझे बाबा का चेहरा याद आ गया और अम्मी की हालत भी आंखों के सामने आ गई। मैंने खुद से कहा कि जितना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो काम शुरू किया है उसे पूरा करनी ज़रूरी होता है। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और तय कर लिया कि मैं इंटरव्यू ज़रूर दूंगा, चाहे मैं पास हो न पाऊँ, लेकिन कम से कम मुझे कोशिश करने और कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। मैंने खुद को समझाया कि जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मैं चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। हर बीतते पल के साथ मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब मेरी बारी आने ही वाली थी। बस कुछ ही लोग बचे थे। मैं अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन अंदर से बहुत घबराया हुआ था। हर गुजरता पल मुझे भारी लग रहा था। वहाँ बैठे लोग बार बार मुझे देख रहे थे और उनकी नज़र में अजीब सा ताना था।
धीरे धीरे उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे ऊंची आवाज़ में कह रहे थे कि यहाँ मैनेजर की नौकरी का इंटरव्यू हो रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी का नहीं। फिर वे मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और बोले, कहाँ से चले आए हो? खेतों से? तुम्हारे हाथ देखकर लगता है कि तुम खेत में काम करते हो और अब इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हो। उनकी बातें मेरे दिल को चुभ रही थी, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता था। मैं बस ज़मीन की तरफ देखता रहा और खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। तभी एक आदमी हंसते हुए बोला कि चेहरा तो ठीक है, लेकिन कपड़े देखो, जैसे कहीं से निकाल कर कोट पहन लिया हो। उस समय मुझे अपने कपड़े बहुत भारी लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सोचा कि बाबा तो पूरी ज़िंदगी वही पुरानी कमीज़ पहनते रहे, फिर उनके पास एक कोट कहाँ से आया जो उन्होंने संदूक से निकाला था। यह ख्याल मेरे मन में आया, लेकिन मैंने तुरंत उसे हटा दिया और खुद से कहा कि मुझे यहाँ रोना नहीं है, बस अंदर जाना है। इसी सोच में मेरी बारी आ गई और मैं उठकर धीरे धीरे अंदर की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम भले ही धीमे थे, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत लोगों को रोते देखा है, लेकिन शायद आज मेरा दिल भी टूट सकता है। फिर भी मैंने खुद से कहा कि मैं रोकर बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि इससे भी मुश्किल हालात में भी मैं कभी नहीं टूटा। तभी मुझे अपनी मोहब्बत की याद आई। सुबह उसकी कॉल आई थी। उसने कहा था कि भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। उसकी आवाज़ में भरोसा था। फिर उसने हंसते हुए कहा था कि अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी, क्योंकि तब मेरे घर वाले भी मना नहीं कर पाएंगे। उसकी ये बातें मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जगा गई थी। उसकी बातें और उसकी दुआएं मेरा साथ थी, लेकिन उस वक्त मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि अंदर जाकर क्या होगा। मैंने एक गहरी सांस ली, दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर चला गया। सामने 3 लोग बैठे थे और उनके बीच एक लंबी गोल मेज थी। मेज के उस पार वे तीनों गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और उनके सामने फाइलें रखी थी, और इस तरफ एक अकेली कुर्सी थी जहां मुझे बैठने को कहा गया। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदालत में किसी आरोपी को बैठाकर उसे सवाल किए जाते हैं। कमरे में हल्की खामोशी थी और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपनी फाइल उनके सामने रख दी। मैं उनके चेहरों को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि वे मुझे ज़्यादा देर तक बैठने नहीं देंगे। उनकी नज़रें बार बार मेरे कपड़ों पर जा रही थी, जिससे मैं अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अब शायद कोई मुश्किल सवाल पूछा जाएगा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तभी अचानक बीच में बैठे आदमी की नज़र मेरे कोट पर पड़ी, वही कोट जो बाबा ने सुबह दिया था और अम्मी ने धोकर ठीक किया था। उस कोट की जेब के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था, और जैसे ही उसकी नज़र उस स्टिकर पर गई, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गया। उसके चेहरे और अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और मेरे कोट को ऐसे छूने लगा जैसे वह कोई बहुत कीमती चीज़ हो। फिर उसने उस पर लगे स्टिकर को अपनी उंगलियों से हल्के हल्के छुआ और कुछ देर चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और जैसे उसे कुछ पुराना याद आ गया हो। उसने मेरी तरफ देखा और भारी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने तुरंत अपने बाबा का नाम बता दिया। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया, वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सबके सामने मेरी तारीफ करने लगा। यह देखकर मैं भी हैरान रह गया और वहाँ बैठे बाकी लोग भी चौंक गए।
उसने सबकी तरफ देखकर कहा कि यही लड़का मेरी कंपनी का मैनेजर बनेगा। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि इसे फाइनल करो और इससे पूछो कि यह कितनी तनख्वाह लेगा। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। जो लोग अभी तक मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, अब वे गंभीर हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना सैलरी पैकेज बताइए। मैं खुद भी हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे एक ऐसी पेशकश दी जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैंने थोड़ी बहुत बात की ताकि मैं बिल्कुल चुप न लगूं और ऐसा न लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर में 1,20,000 का पैकेज तय हो गया। वो सिर्फ पहले 6 महीने के लिए, उसके बाद बढ़ने वाला था। ये सब सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि हम तो महीने के 20,000 भी मुश्किल से कमाते थे और यहाँ तो लाखों की बात हो रही थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वो मालिक बार बार मेरे कोट को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सब सुनता रहा। आखिर में उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं और आपको जल्दी ही काम शुरू करना होगा। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर बैठे लोग मुझे देखने लगे। उनके चेहरों पर साफ हैरानी थी। जो लोग थोड़ी देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब सब चुप थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई है। तभी अचानक ऐलान हुआ कि बाकी सभी इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। किसी ने सिर झुका लिया तो कोई चुपचाप बाहर निकल गया। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। मेरे दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकला और बाहर आकर गहरी सांस ली। मेरे पैर ज़मीन पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में चल रहा हूँ। मैंने तुरंत घर जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं ये खुशखबरी अपने माँ बाप को देना चाहता था। जब मैं घर पहुँचा तो मम्मी और पापा दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और उम्मीद भी। मैंने उनके सामने जाकर कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और बाबा ने मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ है और किस तरह मुझे सलाम किया गया। मैंने बस इतना कहा कि भगवान ने मुझ पर मेहरबानी कर दी। वे दोनों बहुत खुश थे और बार बार मेरा चेहरा देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। उस रात मैं देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि ये सब कैसे हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो मालिक मेरे कोट को देखकर इतना क्यों बदल गया, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही बात आती रही कि शायद ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर था, जो मुझे यहाँ तक ले आई। फिर मुझे पता चला कि वो लोग मुझे रहने के लिए घर भी देंगे। ये सुनकर मुझे एक पल के लिए खुशी हुई, लेकिन उसी समय मेरे मन में अपने गांव का घर आ गया। वो घर जैसा भी था, लेकिन अपना था और उसमें मेरे माँ बाप रहते थे। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शहर का घर नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप गांव छोड़कर यहाँ नहीं आ पाएंगे। मैंने सोचा 1 घंटे का ही तो रास्ता है, मैं रोज़ आ जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बात पर ही अड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं कंपनी का घर नहीं लूँगा तो उसकी जगह मुझे ज़्यादा पैसे देंगे। मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मेरे मन में पहले से एक प्लान था। मैंने उन पैसों से अपने गांव के घर की मरम्मत शुरू कर दी। टूटी हुई दीवारें ठीक करवाई, छत बनवाई और धीरे धीरे ऊपर एक और मंजिल बनवाना भी शुरू कर दिया। जब मजदूर काम करते थे तो मैं शाम को जाकर सब देखता था और मुझे दिल से एक अलग ही सुकून मिलता था। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए और इस दौरान मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा।
दफ्तर में सभी लोग मेरे काम से खुश थे और धीरे धीरे मैंने खुद को साबित करना शुरू कर दिया। जिस दिन मुझे नौकरी मिली थी उस दिन का डर अब कम हो गया था और उसकी जगह जिम्मेदारी का एहसास आ गया था। अब मुझे हर काम अपनी जिम्मेदारी लगने लगा था। मैं हर काम पूरे मन से और ध्यान से करता था ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। इस बीच मालिक कहीं बाहर चला गया था और जब वह वापस आया तो उसने सबसे मेरे काम के बारे में पूछा। दफ्तर के लोगों ने उसके सामने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। यह सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसे किसी की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे पहले से ही पता था कि मैं अच्छा काम करूँगा। उसकी यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गया तो वह कुर्सी पर बैठा था और मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा कि वह काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था और 2.5 महीने बाद आज वापस आया है। उसने बताया कि पूरा स्टाफ मेरी तारीफ कर रहा है और यह सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन मेरे मन में काफ़ी समय से एक सवाल चल रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा कि सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ पूछो। मैंने पूछा कि आपने उस दिन मुझे बिना इंटरव्यू के नौकरी पर क्यों रख लिया। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली, तुरंत मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम जिस बाप के बेटे हो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह कभी तुम्हारी गलत परवरिश नहीं कर सकता। उसने तुम्हें ज़रूर एक हीरे जैसा इंसान बनाया होगा और मैं ऐसे हीरे को अपने हाथों से कैसे जाने देता। उसकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने तुरंत पूछा, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारे बाबा को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे बाबा उन्हें जानते थे। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? तब वह थोड़ा आगे झुककर बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी पर टिककर बैठ गया। कमरे में पूरी खामोशी थी, बस एसी की हल्की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह पुरानी यादों में खो गया हो। उसने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त था। उसकी आंखें एक पल के लिए झुक गई, जैसे वह सब कुछ फिर से देख रहा हो। उसने कहा कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस समय वह बहुत छोटा था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। घर में हर तरफ खामोशी और बेबसी थी। फिर उसने बताया कि उसके पिता के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए थे। वे बिस्तर पर पड़े थे और हालत बहुत ख़राब थी। ऊपर से कुछ लोग उनके पीछे पड़े थे जिनका उनके पिता पर पैसा बाकी था। वे बार बार घर आकर दबाव डालते थे, जिससे घर का माहौल और डरावना होता जा रहा था। न इलाज के लिए पैसे थे और न ही किसी से मदद की उम्मीद। उसने कहा कि उन हालात में उनके पिता को बचाने वाला कोई नहीं था, जैसे हर रास्ता बंद हो गया था। तभी एक आदमी आया जिसने उनके पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा थे। यह कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई और कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बताया कि उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने उनके पिता को काफ़ी परेशान किया, उन्हें मारा भी और धमकाया भी, लेकिन तुम्हारे बाबा एक हीरो की तरह सबके सामने डटकर खड़े हो गए और उनकी मदद की। वे उन्हें अस्पताल ले गए और अपनी तरफ से हर कोशिश की।
उस समय तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके पिता की जान बच गई। इस दौरान तुम्हारे बाबा को भी काफ़ी चोटें आई, फिर भी उन्होंने इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत ठंड का मौसम था, इसलिए तुम्हारे बाबा ने अपना कोट उतारकर उनको पिता को पहना दिया। वही कोट आज भी उनके दिमाग में एक याद की तरह बसा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद वहाँ पुलिस केस हो गया और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें वह जगह छोड़कर जाना पड़ा। वे उस इंसान का ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर पाए, लेकिन उसे हमेशा याद रखते रहे क्योंकि उसी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था जैसे फिल्मों में अचानक कोई हीरो आकर मदद करता है, वैसे ही तुम्हारे बाबा ने उनकी मदद की थी। उनकी पहचान के तौर पर उन्हें वही कोट याद था जिस पर एक खास निशान था और जो एक तरफ से थोड़ा फटा हुआ था। जब उन्होंने इंटरव्यू वाले दिन तुम्हें वही कोट पहने देखा तो वे तुरंत रुक गए और जैसे ही उन्होंने उस पर लगा स्टिकर देखा, उन्हें यकीन हो गया कि यह वही कोट है। फिर जब तुमने अपने बाबा का नाम बताया तो सब कुछ साफ हो गया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और मेरे मन में अजीब सा तूफान चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं, गर्व, खुशी, हैरानी या बस खामोशी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मेरे बाबा लोगों की बहुत मदद करते हैं। जब वे जवान थे तब भी अपने हाथों से लोगों की मदद करते थे और आज भी अगर मौका मिले तो पीछे नहीं हटते। वे किसी की मदद करने में कभी देर नहीं करते। यह सुनकर वे मुस्कुरा दिए और बोले, जिसका बाप ऐसा हो उसका बेटा कैसा होगा। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें बिना देर के नौकरी पर रख लिया था। मुझे बहादुर और शरीफ लोगों की ज़रूरत थी और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और खुद को साबित कर दिया है। यह सुनकर मैंने उनका धन्यवाद किया, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वही सारी बातें घूम रही थी जो मैंने अभी सुनी थी। तभी उन्होंने अचानक कहा कि वह मेरे बाबा से मिलना चाहते हैं। उनकी आवाज़ में सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत कहा कि आप मेरे घर चलिए और थोड़ी देर बाद वह मान गए। उसी शाम मैं उन्हें अपने घर ले आया। गांव की तरफ जाते हुए रास्ता बहुत शांत था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट गई थी और सामने मिट्टी के रास्ते और सादी जिंदगी नज़र आ रही थी। वह शायद पहली बार ऐसे माहौल में आ रहे थे, इसलिए बार बार इधर उधर देख रहे थे। जब हम घर पहुँचे तो बाबा आंगन में पुरानी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ में चाय का कप था। जैसे ही उन्होंने मेरे साथ आए उस आदमी को देखा, वह एक पल के लिए रुक गए। फिर उनके चेहरे पर पहचान की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह धीरे से खड़े हुए, उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। दोनों एक दूसरे के पास आए और कुछ पल के लिए वहाँ गहरी खामोशी छा गई। फिर जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, लगा जैसे वक्त अचानक पीछे लौट गया हो। दोनों के चेहरों पर अजीब सा भाव था, खुशी भी थी और पुरानी यादों का दर्द भी। हमने उन्हें अंदर बुलाया और सब आंगन में बैठ गए। पुराना सा आंगन था, मिट्टी की दीवारें थी और हल्की सी टिमटिमाती रोशनी पूरे माहौल को बहुत सादा और शांत बना रही थी। सबके हाथों में चाय के कप थे और धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। वे लोग पुराने दिनों को याद कर रहे थे, जब जिंदगी बहुत मुश्किल हुआ करती थी और लोग सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद किया करते थे। वह आदमी बार बार बाबा का शुक्रिया कर रहा था, लेकिन बाबा हर बार उसे रोक देते और कहते कि इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, यह तो उनका फ़र्ज़ था। बाबा की यह बात सुनकर वह चुप हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर उनके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती।
थोड़ी देर बाद उसने दुखी होकर बताया कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाबा ने गहरी सांस ली, सिर झुका लिया और फिर उसे प्यार से समझाया कि वह खुद को कभी अकेला ना समझे। यह घर उसका भी है और वह जब चाहे यह आ सकता है। यह सुनकर वह बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बार बार बाबा की तरफ देखता रहा, जैसे वह कोई पुराना रिश्ता निभा रहा हो। उस रात जब वह जाने लगा तो उसने एक बार फिर माँ बाप का शुक्रिया किया, लेकिन इस बार उसके अंदाज में सिर्फ धन्यवाद नहीं था, बल्कि एक गहरा अपनापन और रिश्ता साफ झलक रहा था, जो शब्दों से कई ज़्यादा बड़ा था। मैं बस खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि बाबा की ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक सहारा थी। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हैं और उनका अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता, वो किसी न किसी तरह से वापस ज़रूर आता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी ज़िंदगी में अभी आगे कई मुश्किलें आने वाली थी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो मेरी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरी खुशियों में उनका भी हिस्सा है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरा बॉस अब सिर्फ मेरा बॉस नहीं रहा, बल्कि परिवार जैसा बन गया था। दफ्तर का माहौल भी बदल गया था और मेरे साथ काम करने वाले लोग अब मुझे इज्जत देने लगे थे। जो लोग पहले मुझे कमज़ोर और मामूली समझते थे, अब वही लोग मुझसे सलाह लेने लगे और मेरे साथ बैठकर काम करने लगे। फिर मैंने अपने रिश्ते की बात अपनी मोहब्बत जोया के घर भेजी और जब उसे ये पता चला तो वो भी बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जिससे हमेशा उम्मीद झलकती थी। उसके घर वालों ने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी थी और हालात भी पहले से बेहतर थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर आ गई। वह पल मेरे लिए बहुत खास था जब मैंने उसे पहली बार अपने घर में देखा। वही घर जिसकी दीवारें कभी टूटी फूटी थी, अब पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। उसने आकर इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया और सच कहूँ तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं बहुत खुश था। समय के साथ भगवान ने हमें बच्चे भी दिए और घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। जो घर पहले कभी खामोश रहता था, अब खुशियों से भर गया था। मैंने भी अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा समझदारी से निभाना शुरू कर दिया। मेरी प्रमोशन भी हो गई और ज़िंदगी धीरे धीरे और बेहतर होती चली गई। कभी कभी मैं अकेले बैठकर सोचता था कि मैं इतना काबिल नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी और इतने अच्छे लोग मिले जो मेरी इज्जत करते हैं। मुझे लगता था कि यह सब सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि किसी की दुआ का असर है। तभी मुझे बाबा का चेहरा याद आ जाता था और मैं समझ जाता था कि यह सब उनकी मदद और उनके अच्छे कामों का फल है, जिसकी छाँव में आज मैं खड़ा हूँ। आज उनकी नेकियों ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। शायद मुझे ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। ज़िंदगी के इस सफ़र में मैंने एक बात अच्छे से समझ ली कि हम जो भी बोलते हैं वो एक ना एक दिन हमारे सामने ज़रूर आता है। समय चाहे जितना लगे, लेकिन उसका असर और नतीजा ज़रूर मिलता है। हमने अपना घर तो बना लिया था, लेकिन बाद में हम सब शहर वाले घर में रहने आ गए। अब ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान और बेहतर हो गई थी। भगवान का शुक्र था कि सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे माँ बाप खुश थे और मैंने उन्हें इस उम्र में थोड़ा सुकून दे पाया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी।
आज मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा था, यही मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, अच्छे दोस्त थे और एक अच्छी ज़िंदगी थी। मैं सच में बहुत खुश था, लेकिन इस खुशी के साथ मेरे दिल में हमेशा एक एहसास रहता था कि ये सब सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि ये किसी और की दी हुई अमानत है। ये सब मेरे बाबा की मेहनत और उनकी इंसानियत का नतीजा था, जो मेरे नसीब में लिखा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि दूसरों की मदद करना सिर्फ उनकी मदद करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा नेक काम है जो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए संभल कर रह जाता है।